वो पब्लिक से इतने बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं कि एक दिन वो सत्ता में आ जाते हैं। एक कार्यकाल पूरा होने से पहले कुछ ऐसा करते हैं कि दोबारा फिर से सत्ता में आ जाते हैं। विपक्ष इतना कमज़ोर होता है अपनी नीतियों की वजह से कि वो खुलकर सामने बात ही नहीं कर पाता है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान न देकर कुछ और देश में गतिविधियाँ करवाते हैं और पब्लिक समझ नहीं पाती है। एक दिन ऐसा आता है कि पूरा देश कर्ज में डूब जाता है। पब्लिक को जब समझ में आता है तो रोड पर आ जाती है, वो भी नंगी और भूखी। और उसके बाद क्या करती है आपको पता है। आइए केस स्टडी करते हैं श्रीलंका को लेकर, जो आज के दिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। 2004 में महिंदा राजपक्षे की प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई। यह पॉलिटिकल बैकग्राउंड उन्हें विरासत में मिली थी। दुर्भाग्य से उसी साल सुनामी आ गई और इससे बिगड़े हालात को राजपक्षे ने ठीक ढंग से संभाला। इसी वजह से अगले साल राजपक्षे ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। 2005 यह साल राजपक्षे का शीर्षकाल था। इसी साल राजपक्षे सरकार ने तमिल आंदोलन से सख्ती से निपटारा किया। 2006 में त्रिंकोमाली में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। 2009 में श्रीलंका फौज ने तमिल मुख्यालय को कब्जे में ले लिया। 2009 में तमिल टाइगर्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1983 से 2009 तक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम और श्रीलंका सरकार के बीच में ये लड़ा गया था। 2009 में श्रीलंका की स्पेशल फोर्स ने 18 मई 2009 को लिट्टे के लीडर वेलुपिल्लई प्रभाकरन को मार गिराया और प्रभाकरन की मौत के बाद लिट्टे का आंदोलन एकदम से ख़त्म हुआ। भैया इन्हीं उपलब्धियों की वजह से 2010 में राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीता। एक प्रकार से जनता के भरोसे की वजह से था। कहते हैं कि जब किसी राष्ट्र में कोई लीडर पीक पर होता है तब वो अपने हिसाब से ही सोचता है। इसी तरह राजपक्षे ने कानून की तमाम शक्तियां और संविधान संशोधन कर अपने हाथ में ले लिया। 2014 में यूनाइटेड नेशन के सामने बहुत से लोगों ने राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो भी तमिल कम्युनिटी के खिलाफ राजपक्षे की नीतियों की निंदा की गई। और दोस्तों राजपक्षे का रुख चाइना और जापान की तरफ मुड़ जाता है और द्विपक्षीय समझौतों पर साइन करते हैं ये लोग। और यहीं से शुरू होता है श्रीलंका का चाइना के चक्रव्यूह में फंसने का एक क्रम। 2015 में अपनी नीतियाँ, अपनी मनमानी, देश को कर्ज में डुबाना, घूस के आरोप की वजह से राजपक्षे को निंदा झेलनी पड़ी। यह 2019 में उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति ने अपने भाई महेंद्र राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। श्रीलंका में बीते 1.5 दशक में तेज़ी से ग्रोथ हासिल कर रहा था, पर उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी श्रीलंका में जितनी होनी चाहिए थी। उसकी वजह है लंबे समय तक चला तमिल संघर्ष। 2014 में प्रति व्यक्ति जीडीपी, मतलब मैं पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की $3,819 थी, जिसके मुकाबले फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूक्रेन जैसे देश पीछे हो गए थे श्रीलंका से। लेकिन इधर 2-3 साल में श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो गए। अगर हम आज आंकड़ों के मुताबिक इस समय श्रीलंका के ऊपर कुल देखा जाए तब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज की रकम उसकी कुल जीडीपी का 104% हो चुका है और वह अब कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है।
कर्ज चुकाने के लिए अगले साल में ही उसे 7.3 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। महंगाई इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो भैया ये आलम कुछ ऐसे हैं कि श्रीलंका का जो श्रीलंकन रुपया है पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले 80% से ज़्यादा कम हो चुका है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मार्च में $1 की कीमत 201 श्रीलंकन रुपये थी, जो अब 360 श्रीलंकन रुपये आ चुकी है। विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था, लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, इधर 2 साल में ये इतना बर्बाद हो चुका है कि देश को चलाना मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इतने हालात बुरे हो चुके हैं, इसकी वजह है श्रीलंकन रुपए की वैल्यू गिर जाना, श्रीलंका की जो विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व है पूरी तरह समाप्त हो जाना, महंगाई दर 17% से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, आयात होने वाली चीज़ों के लिए रुपए ना के बराबर बचे हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं एक कप चाय की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है। पेट्रोल, डीजल और गैस पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। 1 किलो अगर आपको चीनी खरीदनी है तो लगभग 300 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक पैकेट अगर ब्रेड खरीदनी है तो 150 रुपये से ज़्यादा आपको भुगतान करना पड़ेगा। टूरिज़्म पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। दूध का पाउडर अगर आपको 1 किलो लेना है तो 2000 रुपये के करीब देने पड़ेंगे। LPG अगर सिलेंडर गैस लेना है तो 4000 रुपये से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। को एग्ज़ाम देने के लिए जो कापियों की ज़रूरत होती है उसके लिए पेपर की ज़रूरत होती है, वो पेपर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। जो वहाँ के दैनिक अखबार हैं छपाई के लिए वो 50% अपनी छपाई कम कर चुके हैं। अगर किसी देश की महंगाई के ये आलम हो जाएं तब क्या होगा, जनता रोड पर आ जाएगी और सरकार से बगावत करेगी, और क्या हो रहा है, कैसी बगावत हो रही वो आप देख रहे हैं। आज श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किस हद तक बर्बाद हुआ ये भी मैं आपसे बता चुका हूँ। अब सवाल उठता है श्रीलंका की बर्बादी की वजह क्या है। तो श्रीलंका की बर्बादी की वजह जो है मैं आपको एक एक बात करके डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात है वो है राजपक्षे डायनेस्टी। श्रीलंका जैसे देश की बर्बादी के लिए ये राजपक्षे परिवार जो है पूरी तरह खलनायक बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा जो खलनायक सामने साबित होता है या सामने आता है वो है महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की राजनीति में ये परिवार पिछले 9 दशक मतलब 9 डिकेड्स आप ये भी कह सकते हैं लगभग 100 साल से एक्टिव है। श्रीलंका की गुलामी के दौर से लेकर 2022 तक या देश को 2022 में बर्बाद करने तक इसी परिवार का हाथ है। आपको बता देना चाहता हूँ कि गुलामी की दौर में इस परिवार के बिदान अराचच गांव के मुखिया थे। अब समझो आपकी गुलामी के दौर के पहले से ही इस राजवंश की राजनीतिक गतिविधियों में शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद आज़ादी के बाद डॉन अल्विन पहली संसद में पहुँचे और नेताओं में शामिल हुए। जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इतनी बड़ी डायनेस्टी आपने शायद देखी हो इतिहास में कि पूरा राजवंश पूरी राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व था। मैं ये बात इस डायनेस्टी वाली बात को ना उठाता, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात उठाने की वजह ये है कि देश के कुल बजट का 75% हिस्सेदारी वाले मंत्रालय इसी परिवार के पास थे। मतलब भैया इस तरह तुम समझो कि सरकार के बड़े बड़े पदों पर परिवार के ही 40 लोग मौजूद थे। तब सोचो कि देश क्यों ना बर्बाद हो। इस डायनेस्टी ने ही देश को बर्बाद किया। दूसरी राजपक्षे सरकार की जो सबसे बड़ी गलती थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड जो खेती होती है उसे एकदम से बंद कर दिया, मतलब पूरी तरह बैन कर दिया, और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू कर दिया। इसकी वजह से श्रीलंका में एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया भाई।
मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी क्रॉप फील्ड में केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड जो है खेती कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें कि तुरंत वहां पर ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट कर दें तो ये एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड खेती करते आए हो तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो एकदम से बदल चुका होता है। उसे धीरे 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 ऑर्गेनिक बेस्ड बनाया जाता है, एकदम से नहीं किया जा सकता है, जो कि ये एक राजपक्षे सरकार जो थी उसकी नासमझ थी और इसके लिए वहाँ की जनता इकोनॉमिकली इतनी तैयार नहीं थी कि वो ऐसा कर सके और ये डिसीजन उनके लिए गलत साबित हुआ। तीसरी वजह मैं आपको दोस्तों इस तरह बताना चाहता हूँ कि टूरिज़्म, कहते हैं श्रीलंका की टोटल जीडीपी का टूरिज़्म सेक्टर 10% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर टूरिज़्म के लिए फेमस कई जगहें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इंडिया, ब्रिटेन और रूस से आते हैं, लेकिन 2 साल की कोरोना महामारी की वजह से ये भी सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। यहाँ पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि राजपक्षे सरकार से कि अगर आपको लोन लेना है तो आप वर्ल्ड बैंक से लोन लो, चाइना जैसे कंट्री से क्यों लोन ले रहे हो, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी नहीं होती हैं। आप जानते हो चाइना के बारे में, हम भी जानते, सब लोग जानते चाइना के बारे में, लेकिन श्रीलंका ने चीन से $5 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भारत, जापान जैसे देशों के IMF जैसे संस्थानों से लोन उधार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था और नई सरकार बनने के बाद इसमें तेज़ी से गिरावट आनी शुरू हो गई। जुलाई 2021 में ये महज $2.8 बिलियन रह गया था और पिछले साल नवंबर तक यह गिरकर $1.58 बिलियन हो गया था। आज श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है। में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो जाने की वजह से 1 अप्रैल 2022 को लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण बिगड़ते हालात को देखकर राष्ट्रपति गोटाबाया महिंदा राजपक्षे ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। 2 अप्रैल को राजपक्षे सरकार ने सड़कों पर सेना तैनात कर श्रीलंका में 36 घंटे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। 3 अप्रैल को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। हालात काबू न कर पाने की वजह से, हालात और बिगड़ने की वजह से 4 अप्रैल राष्ट्रपति ने अपने विपक्षी दलों को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा और इमरजेंसी हटा ली गई। 12 अप्रैल को सरकार ने विदेशी कर्ज चुका न पाने की बात करके देश को दिवालिया घोषित कर दिया। 18 अप्रैल नए कैबिनेट का गठन, महिंदा राजपक्षे दोबारा प्रधानमंत्री बनाए गए। 6 मई को देश के फिर हालात बिगड़ने लगे, दूसरी बार इमरजेंसी लगाया गया। मई को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया।